करीबन 200-300 पंडित हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं। एक रिसर्च पूरे इंस्टीट्यूट है हमारा। तो अभी हम जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो प्रारब्ध पे ही काम कर रहे हैं, पैतृक पे काम करें, पुनर्जन्म पे काम करें। पूर्व जन्म में कौन से कर्म क्या जन्म दिलाते हैं, अच्छा और बुरा हमारे साथ क्यों होता है, ये ग्रह स्थितियां किस वजह से हमारे जीवन में अच्छा और बुरा फल प्रदान करती हैं। किसी की कुंडली में खराब ग्रह हैं, वो अच्छी लाइफ जी रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो स्ट्रगल देख रहा है। तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इस पे बड़ी स्टडी की है और आने वाले समय में मैं इस पे कुछ अपनी बुक्स भी लिखूंगा, ताकि मैं ये ज्ञान जो मेरे अंदर है ना, आप पूरे जीवन भी बैठे रहोगे ना, आप जितनी बातें आप करते रहोगे मैं उनका जवाब देता रहूँगा। मुझे इतना शौक है इसको स्टडी करने का और ऐसे कुछ ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करने का कि युगांतर तक लोग मुझे याद करें अच्छे वे में, अच्छे रूप में। मैं ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता कि पढ़ने के बाद आपको स्ट्रगल सा लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये मिथ्या भरी बातें नहीं, प्रैक्टिकली। और मैंने देखा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने जीवन में जो शास्त्र लिखे हैं, उसी काल के दूसरे काल में हमारे कुछ ऋषियों ने उसमें से कुछ चेंजेस भी किए हैं। जैसे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी जी। फिर त्रेता युग में, और त्रेता युग के समाप्ति के तरफ जब था त्रेता युग करीबन 12 लाख वर्ष का था। तो उसमें पराशर ऋषि ने काफ़ी शोध करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर डाले। तो इसका मतलब हमारे ऋषियों ने चेंजेस किए हैं। क्यों चेंजेस किए? क्योंकि किसी समय पर कोई चीज़ें काम कर रही थी, आज के समय पर वो चीज़ें काम नहीं होंगी। जैसे आइंस्टाइन ने न्यूटन के एक फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर दिए थे कि वो उस समय के लिए तो बेस्ट था, वो चंद्र पर तो फॉर्मूला काम कर रहा था, लेकिन वो पृथ्वी पर फॉर्मूला उतना अच्छे से काम नहीं करता। इसका सीधा सा उदाहरण लो ना कि आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी क्या ये एलईडी देखते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर, फोन। बट आज हम अगर पत्राचार लिखें तो शायद कोई कहेगा अरे यार कौन सी सदी में जी रहे हो, 1 मिनट में मैसेज भेजो, फैमिली को चला जाता है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो समय ज्यादा अच्छा था। देखो, हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों फल हैं, अगर हम उसको तरीके से यूज करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें हो रही है हमारे साथ वो बहुत अच्छी हो रही हैं, पर कुछ चीजें अभी अगर घर में कोई हादसा घटित हो जाए और जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो 2 मिनट में आप फोन करके पैसे मंगा सकते हो। लेकिन वो लेटर लिखो, फोन करने जाओ, फोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फोन पे अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, पर हर अच्छी चीज का परिणाम घातक भी है। लेकिन कुणाल जी, यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी कहा था कि कुछ गायनी की प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ को होती है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं कि वो कंसीव करती हैं और जब उनका 3rd या 4th मंथ होता है मिसकैरेज हो जाता है, और ये एक बार नहीं होता, 3-4 बार उनके साथ हो चुका होता है। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है, किस ग्रह की वजह से होता है? ये बात तो मुझे समझ में आ गई आपसे बात करके कि ये कुछ ना कुछ उनके पिछले कर्मों की वजह से है। लेकिन अब इस समय अपने उन पिछले कर्मों को कैसे सुधारा जाए? करें? देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले अपनी जो जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले ऋणों के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जब जन्म होता है तो कुछ ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुछ ऋण इंडिकेशन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, उसकी हमने जन्म कुंडली बनाई, ये ग्रह इंडिकेट करते हैं कि आपके जन्म कुंडली में कौन से भाव में किस जगह पर ये बैठे हैं और कौन से ऋण बने हैं जी। जैसे कि एक पितृ ऋण की बात करता हूं, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें हाउस में शुक्र, बुध और राहु अगर बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष होता है। 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तो सवदोष ऋण, दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है सवदोष ऋण
इसको सेल्फ ऋण भी कहते हैं। जी। खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाएंगे, सब दोष ऋण दोष बनता है। ये व्यक्ति की 90% ग्रोथ को तब तक के लिए खाता रहता है जब तक आप इसका पूर्ण सॉल्यूशन नहीं करोगे। दूसरे 5वें 9वें घर में 12वें घर में शुक्र बुध राहु के होने से पैतृक ऋण दोष लगता है। इसका बहुत आसान उपाय है, 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और अपने घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी नवनिर्माण मंदिर में दान कर दें। उसके बाद दूसरा ऋण होता है, दूसरा जो ऋण है वो होता है पति और पत्नी ऋण का दोष। जी। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा और राहु दूसरे या 7वें घर में बैठ जाएं तो पति या पत्नी ऋण दोष, लड़का है तो पत्नी ऋण दोष और स्त्री है तो पति ऋण दोष लगता है। यानी कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने पति को या पत्नी को धोखा दिया होगा, तड़पाया होगा, उसको मारा होगा, उसको इस हद तक रुलाया होगा कि उसने खुद सुसाइड कर लिया होगा। तो इस जन्म में वो ऋण से इंडिकेशन मिल रहा है। अब इसका उपाय तो बहुत आसान है कि किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं। जी। लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ा है। कुणाल जी, इसका प्रायश्चित क्या है फिर? इसका प्रायश्चित है सुबह उठ करके अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको चाय पिलाएं, पत्नी की खूब सेवा करें, पत्नी को उचित मान सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। जी। जैसे आप अपनी माँ की केयर करते हो ना, ऐसी आपको अपने बच्चों की माँ की केयर करनी है, यानी कि अपनी पत्नी की केयर करनी है। पूर्व जन्म में जो पाप हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसका प्रायश्चित करने का मौका है ये। अगले जन्म में पता नहीं आपको ये मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर इस जन्म में अगर मौका भी मिल रहा है ना तो आप खुश किस्मत वाले हो। पत्नी को उचित मान सम्मान दें, उसकी सेवा करें, उसकी केयर करें, उसको अपने घर में ऐसे रखें जैसे आपने एक शक्ति को रखा हुआ जी, है। बिल्कुल। आपका यही प्रायश्चित है। और मैं कहता हूं कि धीरे धीरे ये ऋणों को अगर आपने समझ लिया और इनको खत्म कर लिया तो आपका पूरा जीवन चेंज होता चला जाएगा। आपको किसी भी व्यक्ति के पास भटकना नहीं पड़ेगा।